नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ अलग पढ़ेंगे। देखिए, भाषा में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये देखेंगे कि भाषा में विराम चिन्ह महत्वपूर्ण होता है या भाषा व्याकरण में। तो देखते हैं कि विराम चिन्ह, वैसे तो विराम चिन्ह एक वाक्य को भी धारण करता है और एक शब्द को भी धारण करता है। शब्दों में थोड़ी देर रुकने के लिए या शब्दों को या वाक्यों की पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए भी विराम चिन्ह उपस्थित होते हैं। आज हम विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी तरीके के प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है उन सब पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। देखिए, विराम चिन्ह, विराम देखिए वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग और राम। देखिए, जब अगर देखेंगे इसकी व्युत्पत्ति की कि विराम शब्द जो लिखा है इसकी व्युत्पत्ति शब्द की कैसे हुई है, तो है वी और रम धन घ। ये प्रत्यय है विशेष रूप से, वी मतलब वी उपसर्ग किस में आएगा, विशेष रूप से, विशेष रूप से। रम में आ मिलेगा जब तो राम बनता है, अर्थात आनंद या ठहरने का स्थान। या तो पूर्ण अर्थ व्युत्पत्ति परक अर्थ मिलता है कि कहीं भी ठहरना, स्थित होना इत्यादि विराम का अर्थ कहलाता है। किंतु जब हम भाषा में इसका अर्थ लेते हैं तो क्या होता है, अर्थ लिखा है आपके सामने कि विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, चाहे वो भाषा में हो चाहे कोई स्थान हो। व्यक्ति के रुकने ठहरने का जो भाव होता है, जो क्रिया होती है, वह विराम ही होता है। फिर अर्थ लिखा है कि लेखक या पाठक के एक एक पड़ाव, आराम, ठहराव का संकेत स्थान है। प्रश्न बन सकता है कि विराम चिन्ह क्या होता है, भाषा में क्या महत्व है उसका, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। तो विराम चिन्ह लेखक लिखने वाला, पाठक पढ़ने वाला की भाषा में जो भाषा की विधाएं होती हैं, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे निबंध हो, चाहे कविताएं हो, उनमें विशेष महत्व होता है विराम चिन्हों का। तो लेखक तब जब लिखने लगता है, पाठक किसी लेख इत्यादि को पढ़ते समय एक एक पड़ाव, पड़ाव का अर्थ कि भाव को समझना, रुकने का जो स्थान होता है, आराम या ठहराव कि वहाँ पर रुके, जो बिंदु होते हैं वहाँ पर रुकना, ठहरने का संकेत स्थान होता है। संकेत, जैसे संकेत का तात्पर्य है कि विराम चिन्ह संकेत रूप में ही प्रस्तुत होते हैं, जैसे अल्प विराम, संबोधन बोधक सम और विस्मयादिबोधक इत्यादि बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। तो ये सब क्या है, संकेत हैं। एक तरीके से कहेंगे सांकेतिक भाषा है जो भाषा को अर्थवान बनाए रखती है और भावाभिव्यक्ति का साधन भी बन जाती है। तो ये अर्थ समझ में आ गया होगा। आपसे जैसे पूछा जाए कि विराम चिन्ह किसे कह सकते हैं हम, तो लेखक या पाठक के एक एक पड़ाव पर ठहरने या आराम करने का संकेत स्थान होता है। ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी का कथन है। किसका कथन है? उनका है। ये साधारण परिभाषा उन्होंने दी है, अर्थ बताया है उसका, परिभाषा तो नहीं कहेंगे, अर्थ बताया है। अब देखते हैं परिभाषा। परिभाषा में हमने लिया है कि ये महत्वपूर्ण परिभाषा है कि शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने, शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न विषयों में बांटने, पढ़ने में ठहरने चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा, देखिए ये जो परिभाषा है किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की। विराम चिन्हों में इनका विशेष महत्व है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि
शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताना। शब्द और वाक्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हो रहे हैं, इसको बताने के लिए किसी विषय को भिन्न भिन्न बांटने। अब जैसे बहुत सारे विषय हैं तो उसको बांटने का कार्य कौन करता है, विराम चिन्ह भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिख रहे हैं कि हिंदी, संस्कृत, ठीक, विज्ञान, क्या लिखें, विज्ञान, तो ये जो विराम चिन्ह है ये क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो इनके कहने का तात्पर्य है कि विषयों को बांटने, पढ़ने में ठहरने, ठीक, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो परिभाषा भी महत्वपूर्ण हो गई और अर्थ भी समझ लिए हम। तो क्या है कि भाषा में पढ़ते समय और लिखते समय भाव व्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन होता है और पाठक पढ़ते समय भी उस भाव को स्पष्ट रूप से समझ जाता है। ये साधारण रूप से अर्थ एवं परिभाषाएं देख ली हमने। अब बिंदु है आवश्यकता की, कि हमें भाषा में या व्याकरण में आवश्यकता क्यों पड़ी विराम चिन्हों की। तो पाठ के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए, पाठ के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए, देखिए आवश्यकता मतलब जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरी होता है, ये भी प्रश्न बन सकते हैं आने वाली भावी परीक्षाओं में। तो सबसे पहला बिंदु है कि पाठक क्या है, पाठ के, पाठक नहीं, पाठ के, कोई पाठ पढ़ रहे हूं तो उसका भावबोध आपको सरल तरीके से हो जाए, सुबोध अच्छे से समझ में आ जाए। इसको बनाने के लिए मतलब सुबोधता लाने के लिए विराम चिन्ह आवश्यक होते हैं। कि अगर आप कोई पाठ पढ़ रहे हो उनमें चिन्ह न लगा हो, जैसे कि संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, दोनों चिन्ह एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कैसे आप समझेंगे कि यह चिन्ह कब प्रयोग में आए हैं। तो इन सब को जानने के लिए, या जब पाठ में पढ़ रहे हो, कोई कविता पढ़ रहे हो, कोई लेख पढ़ रहे हो, तो भाव को व्यक्त करने में, उसको सरल और सुबोध तरीके से पढ़ने में इनका विशेष महत्व होता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। भाव या विचार की स्पष्टता के लिए यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो विराम चिन्हों का प्रयोग अपने भाव को और विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए किसका सहारा लेंगे, विराम चिन्हों को। फिर क्या है कि भाषा की स्पष्टता, अर्थवत्ता एवं भावपूर्णता हेतु, कि भाषा में जब विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा स्पष्ट हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, विराम चिन्हों के माध्यम से ही स्पष्ट व्यक्त कर सकें, दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। क्योंकि वाक्य में तो अगर विराम चिन्ह ना लगाएं तो स्पष्टता नहीं आ सकती, अर्थ भी नहीं आ सकता। जैसे अगर कहें कि रुको मत जाओ, ठीक, यहां लिखें रुको मत जाओ। और अगर कहें इसी विराम चिन्ह को हम लगा दें कि रुको मत जाओ, ये हो गया। अब यहाँ लगा दिए तो कहाँ आपका चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो रुको मत जाओ, यहाँ मना करने का भाव है। और यहाँ देखिए रुको मत, यहाँ जाने का भाव है, यहाँ न जाने का भाव है। तो भाषा की स्पष्टता, उसका अर्थवत्ता, अर्थ समझ में आए, भावपूर्णता, भाव क्या है इसको भी समझ में आए। जैसे कि विस्मयादि बोधक, कि कहाँ विस्मय, आश्चर्य, घृणा इत्यादि का भाव उत्पन्न हो रहा है, या फिर कहाँ पर संबोधन का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक और या फिर इनके प्रयोग में इनकी आवश्यकता हुई है। आगे देखते हैं प्रयोग, कि हम भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। कुछ नियम हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए वाक्य के बीच में या अंत में साधारण नियम ये है कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में, कि वाक्य चल रहा हो, आपका कोई वाक्य लिखा हो उसके बीच में लगता है, या फिर अंत में, दोनों जगह
भी लग सकते हैं। तो साधारण नियम ये है, जैसे आप पूर्ण विराम का प्रयोग अंत में लगाए हैं और अल्प विराम का प्रयोग बीच में भी लगा सकते हैं, तो बीच, लेकिन वाक्य के प्रारंभ में कभी नहीं लगते हैं। किसी शब्द के बाद लगता है तो वाक्य के बीच में ही होता है। एक तो ये यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होता है, प्रारंभ में। कहाँ नहीं होता है, प्रारंभ में। हमेशा बीच में या अंत में, वाक्य के बीच में या अंत में ही विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला बिंदु है, एक वाक्य में एक से अधिक विराम चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। आपसे भी प्रश्न किया जा सकता है कि क्या एक ही वाक्य में एक से अधिक विराम चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है? अवश्य, क्योंकि अगर क्या आप किसी वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग किए हैं तो क्या वहां पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होगा? हो सकता है। क्या आप किसी वाक्य में विस्मय बोधक का प्रयोग किए हैं तो क्या वहां अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है? क्यों नहीं हो सकता है? कि जैसे आप कहें कि क्या रीता, गीता, सीता इत्यादि सब चले गए, सब चले गए। देखिए एक विराम चिन्ह ये है, 2, 3, 4। तो क्या है, एक वाक्य में एक से अधिक विराम चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है, एक ही विराम चिन्ह का एक ही वाक्य में एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है। कि अगर एक ही विराम चिन्ह है, जैसे कि हम ले लिए पूर्ण विराम का, ठीक, पूर्ण विराम ले लिए, तो क्या इसका एक ही वाक्य में कई बार प्रयोग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कि जैसे पूर्ण विराम का प्रयोग एक से अधिक बार कब होता है? कि जैसे कोई काव्य की पंक्ति होती है या कोई छंद होता है, तो उसकी अर्धाली में अंत में एक और अर्धाली के अंत में एक और सबसे अंत में अंतिम पंक्ति में 2 पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। और एक ही वाक्य में एक से अधिक विस्मयादि बोधक का भी प्रयोग हो जाता है और एक ही वाक्य में 2 प्रश्नवाचक चिन्हों का भी प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ भी आपको नियम समझ में आ गया होगा कि एक ही विराम चिन्ह का एक से अधिक वाक्य में एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है। अब एक विशेष बिंदु है कि विराम चिन्हों का प्रयोग देववाड़ी संस्कृत से ही प्रयोग में दिखाई देता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें कि कितना पुराना है विराम चिन्ह, तो प्राचीन है, लेकिन सभी नहीं। विराम चिन्हों की संख्या प्रारंभ में कम थी, किंतु धीरे धीरे आज व्याकरण में या भाषा में इसका प्रयोग के आधार पर बहुत सारे चिन्ह हो गए हैं। तो ये है कि विराम चिन्हों का प्रयोग देववाड़ी संस्कृत से ही प्रयोग में दिखाई देता है। जैसे पूर्ण विराम, ये है पूर्ण विराम, ठीक। इस पूर्ण विराम का इतिहास देखेंगे तो संस्कृत से ही रहा है, इसका प्रयोग प्राचीन समय से ही रहा है। और अन्य जो विराम चिन्ह हैं वो बाद में विकसित हुए हैं। तो अगर एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि सबसे, ये हम आगे चर्चा जब विराम चिन्हों में सबका विवरण देखेंगे, सबके भेद देखेंगे, उसके अंतर्गत चर्चा अवश्य करेंगे कि जैसे कि सबसे प्राचीन विराम चिन्ह कौन सा है और सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, या अर्ध विराम और अल्प विराम में अंतर क्या होता है, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक में अंतर क्या होता है, एक जैसे चिन्ह होते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज छूट गया है कि विराम चिन्ह की क्या कह सकते हैं, विराम चिन्हों को वाक्य भी कह सकते हैं कि एक विराम चिन्ह से ही वाक्य प्रकट हो जाता है। और यहाँ अभिकारी भी होते हैं, इनमें व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब व्याकरणिक कोटियां क्या होती हैं? जब हम शब्दभेद का अध्ययन करेंगे, व्याकरण को 3 भागों में बांटे हैं पढ़ने के लिए। शब्द, ये पहला क्या है, ध्वनि है, फिर शब्द साधन है, फिर वाक्य विन्यास है। कि शब्द साधन या शब्द भेद, तो शब्द भेद में जिनके द्वारा शब्दों में विकार उत्पन्न होता है वे 4 व्याकरणिक कोटियां होती हैं। तो यह शब्द भी होते हैं
और कहीं कहीं वाक्य के रूप में भी आते हैं, इसलिए ये अविकारी भी होते हैं। मतलब इस पर व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये संकेत के रूप में होते हैं, संकेत चिन्ह होते हैं, किंतु इसमें सजीवता या भाषायिक रूप या भाषायिक तत्व विद्यमान रहता है कि विराम चिन्ह लगाते ही क्या है, हमें किसी न किसी अर्थ का या भाव का बोध हो ही जाता है। अब देखिए कि हिंदी में विराम चिन्हों का ग्रहण, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हिंदी में विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है, कि हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग। इस मत में कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि विराम चिन्हों का विवेचन अंग्रेजी भाषा के अधिकांश व्याकरणों का विषय है और हिंदी में यह वहाँ से कहाँ, अंग्रेजी, कहाँ से, अंग्रेजी से, और हिंदी में यह कौन, विराम चिन्ह, कौन, विराम चिन्ह कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ से लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं, लेकिन जो उपयोगी हैं, जो तर्क संगत हैं, उन्हीं को ग्रहण किया गया है। उनके नियमों को, जो उपयोगी नियम हैं, केवल उन्हीं को लिया गया है। हूबहू जैसे अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, उसी भाव में आएंगे, लेकिन कहाँ लगते हैं ये हम प्रत्येक विराम चिन्ह के भेद में देखेंगे। तो कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ये अगर आपसे पूछे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अंग्रेजी भाषा से क्या लिया गया है, तो विराम चिन्हों को ग्रहण किया गया है, या हमारी हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हैं जो विराम चिन्ह, वो अंग्रेजी भाषा से हैं। अगला एक बिंदु है कि व्याकरण से संबंध, विराम चिन्हों का व्याकरण से क्या संबंध है, क्या संबंध हो सकता है कि सीधा संबंध है। देखिए इसके मत में कहा है कामता प्रसाद गुरु ने कि विराम चिन्ह शुद्ध व्याकरण का विषय नहीं है, यहाँ तो इसका तो भाषा रचना से संबंध है। यहाँ लिखा है उन्होंने कि यथार्थ में व्याकरण में, यथार्थ रूप में, यथार्थ में व्याकरण में इन चिन्हों का केवल गौण संबंध है, मतलब कि गौण कम महत्वपूर्ण, कि सीधे संपर्क इनका नहीं होता है, भाषा रचना से ही सीधे संपर्क है, यह व्याकरण का विषय नहीं। किंतु अत्यधिक उपयोग होने के कारण, भाव व्यक्ति के कारण विराम चिन्हों को उपयोग किया जाता है और आज प्रयुक्त भी होते हैं। तो ये कुछ आपको महत्वपूर्ण क्या मिले हैं, तथ्य मिले हैं विराम चिन्हों के माध्यम से। ये तो सामान्य और महत्वपूर्ण दोनों जानकारियां थी जो आपको सामान्य रूप से सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलती है, विशेष ही समझे इसे। अब हम चलते हैं विराम चिन्हों के भेद पर कि उसके कितने भेद हैं। चलिए इसके भेद देखते हैं विराम चिन्हों के। ये लिखे हैं विराम चिन्हों के भेद। देखिए भेद का तात्पर्य है कि ये कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं। ये आपको अतिरिक्त तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इसके अभी चर्चा किए ना कि भाषा विज्ञान का विषय है कि हिंदी व्याकरण का है या व्याकरण का है, कौन, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों के भेद में देखें तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसके संख्या को जो आधुनिक मान्यता मिलती है कि 20 मिलती है। ये प्रश्न भी रहता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। हाँ 20 तो मिलते हैं, किंतु वो नहीं जो चिन्ह सभी बताए जाते हैं। देखिए चिन्हों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है कि इतनी ही है, फिक्स नहीं होती है कि इतने ही है। चिन्ह आगे भी बढ़ सकते हैं और पहले जैसे कम थे, कुछ ही बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह थे जो भाषा में प्रयोग में किए जाते थे, किंतु आज धीरे धीरे देख रहे हैं कि विराम चिन्हों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो कोई निर्धारित या निश्चित निर्धारित चिन्ह विराम चिन्हों की नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं इसके भेद में भाषा रचना में प्रयुक्त विराम चिन्ह, कि भाषा की रचना में या हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त, यहाँ प्रमुख का मतलब है प्रयुक्त, सबसे ज़्यादा प्रयोग में किए जाने वाले विराम चिन्ह कौन से होते हैं।
भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह ही प्रमुख कहलाते हैं। देखते हैं इसमें 8 मिलेंगे यहाँ तक। देखिए ये पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों का क्रम है। कहे अल्प विराम है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह और आश्चर्य चिन्ह, निर्देशन चिन्ह और कोष्टक चिन्ह है, अवतरण चिन्ह इत्यादि। ये सब भाषा प्रयोग में अत्यधिक प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गौर चिन्ह भी होते हैं। गौर का मतलब कि भाषा में बहुत कम ही प्रयोग में आते हैं, या ऐसा नहीं कि हम थोड़ा चर्चा किए या सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो ये वे चिन्ह हैं जिनका कम प्रयोग में आता है। देखिए तो प्रमुख चिन्ह कौन कौन से हैं? जैसे अल्प विराम, तो ये अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। अर्ध विराम इससे कम मात्रा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, सबसे ज़्यादा तो ये होता है। पूर्ण विराम सबसे प्राचीन विराम चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह, तो जैसे पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वैसे प्रश्न चिन्ह का। आश्चर्य चिन्ह प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों के को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए आश्चर्य चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह के प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक चिन्हों को छोड़ करके सभी में किसका प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह इसके 2 नाम हैं, जैसे कि जहाँ पर ये आश्चर्य भाव के लिए प्रयुक्त होंगे वहाँ आश्चर्य चिन्ह, और जहाँ पर किसी को पुकारने इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं वहाँ ये आश्चर्य संबोधन बोधक चिन्ह माना जाता है। निर्देशन निर्देशक चिन्ह, किसी को निर्देश किया है या किसी नियमावली को, नियम को, विवरण को इत्यादि को निर्देश करते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इनकी भी अपनी भाषा होती है। ये अपने चिन्ह अपने प्रतीकों के माध्यम से ही अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं और इसका प्रयोग लेखक अपनी रचना में करता है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले गौड़ विराम चिन्ह, देखिए गौड़ विराम चिन्ह जो सर्वाधिक प्रयुक्त में नहीं आता है, कि भाषा प्रयोग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले चिन्ह ये है। देखिए एक चिन्ह है योजक चिन्ह। ये योजक का मतलब जोड़ने वाला। समासिक चिन्ह इसका नाम ही दिया जाता है क्योंकि यह पदों को समासिक बनाता है। इसको हमने अलग रंग से इसलिए लिखा है कि कामता प्रसाद गुरु ने या अन्य विद्वानों ने, कैसे विद्वान, वैयाकरण जो है हिंदी वैयाकरणों ने इस चिन्ह को प्रयोग करने में सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग समझ में नहीं आता कि कहाँ किया जाए, कहाँ करना उचित है। यहाँ तक की बात है कि संस्कृत भाषा में इस चिन्ह का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। हालांकि ये बहुत पुराना है, पुराना भी नहीं है लेकिन बीच की स्थिति का है। इसका प्रयोग अब कुछ सावधानी पूर्वक किए जाते हैं। जब बीच में इनका प्रयोग शुरू हुआ था तो इस चिन्ह में समझ में नहीं आता था कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाए, तो अधिकतर विद्वानों ने इसके विषय में मत प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो इन्होंने भी नहीं किया। यहाँ तक कि कामता प्रसाद गुरु ने इस चिन्ह का प्रयोग अपनी भाषा में नहीं किया है, या एकदम से नहीं, ये कह सकते हैं कि इसका प्रयोग उन्होंने केवल बहुत ज़रूरी होने पर या कहीं ना के बराबर ही किया है। तो अगर जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने किसका प्रयोग किया था? तो जहाँ कहीं भी इसकी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने देववाणी संस्कृत का या आदि भाषा संस्कृत का सहारा लिया। अब बात आती है कि संस्कृत में इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में योजक चिन्ह के लिए समासिक पद का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके ध्यान में आता होगा कि 2 शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह होता है, 2 पदों को जोड़ने वाला चिन्ह होता है। जैसे आप लिखेंगे माता पिता, ये एक समासिक पद है और इसे हिंदी में अलग करेंगे तो योजक चिन्ह के स्थान पर
अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय मतलब योजक अव्यय आएगा और व तथा। ठीक, तो यहाँ इसका विग्रह होगा माता और पिता, माता व पिता। लेकिन संस्कृत में ये जो समासिक पद है वो केवल यही बनता है पितरौ। क्या बनता है? पितरौ। भाई और बहन है तो भातरौ बनता है। तो जब इसका विग्रह होता है पितरों का तो मातश्च पितश्च चालक करके। अब चा जो वहाँ है वो अव्यय है, चा जो होता है वो अव्यय होता है और हिंदी में ये और हो जाता है। तो योजक चिन्ह समासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ जो ये प्रकार हैं 8 इन्होंने मुख्य बताए हैं और 11 गौड़ बताए हैं। योजक चिन्ह को अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें, इसको भी जोड़ेंगे तो सब की संख्या को ऐड करके कुल विराम चिन्हों की संख्या 20 आएगी। तो एक प्रश्न अधिकतर प्रचलन में है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 इसका उत्तर होता है, सही है। जब इसको मिलाएंगे आप पुस्तक में इसे देख सकते हैं, किसका क्रम यही है। अब देखते हैं कि जो गौड़ चिन्ह हैं उनके द्वारा बताए गए उनमें कौन कौन से चिन्ह हैं। देखिए, एक है, देखिए कोष्टक है। कोष्टक के नाम पर ये प्रमुख चिन्हों में आता है। कोष्टक के नाम पर इस कोष्टक का प्रयोग किया है कि इसका प्रयोग व्यक्ति भाषा रचना में या व्याकरण में सर्वाधिक प्रयोग करता है। यदि आप अपने समानार्थी शब्द को अगर शब्द का प्रयोग कर रहे हो, समानार्थी शब्द का प्रयोग करना चाहे तो बीच में अगर अर्थ अभिव्यक्ति करना है तो इसका प्रयोग भावबोधक के रूप में कर सकते हैं, मतलब कि ब्रैकेट में लिख देते हैं। और अवतरण चिन्ह है। देखिए इसका नाम अवतरण चिन्ह का, किसी के उपनाम हो, कोई अवतरण हो, कोई पुस्तक का नाम हो, जिसे भी हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे वो सभी इसी का दूसरा नाम ग्रहण कर लेता है, जिसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धृत होते हैं क्योंकि वे उदाहरण के रूप में। तो अवतरण चिन्ह ये 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक एकल है, दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह है। योजक चिन्ह, इसकी चर्चा हम कर चुके। अब देखते हैं गौड़। गौड़ का अर्थ होता है, देखिए प्रमुख का विलोम होता है गौड़। प्रमुख का मतलब अत्यधिक प्रचलन में हो, अत्यधिक प्रयोग में हो, उसके बिना काम ना चलता हो, सबसे फेमस हो, वो प्रमुख कहलाता है। गौड़ क्या होता है? जो प्रयोग में हो लेकिन जितना प्रयोग प्रसिद्ध वाले का हो उतना इसका नहीं होता, तो गौड़ का मतलब हुआ कम महत्वपूर्ण। तो जो कम महत्वपूर्ण है भाषा रचना में प्रयोग में तो आते हैं। देखिए वर्गाकार कोष्ठक, आप ये कहेंगे कि इसका प्रयोग तो गणित में होता है, हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। जब हम इन चिन्हों का विवरण देखेंगे, विवरण के अंदर इनको व्याख्या रूप में देखेंगे, तब देखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। सर्पाकार कोष्ठक, एक सर्पाकार कोष्ठक होता है, इसका भी प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। रेखा या पाद रेखा चिन्ह, देखिए रेखाएं तो 3 तरह की होती हैं हिंदी भाषा में। जैसे इसे शिरोरेखा कहते हैं, जो किसी शब्द वर्ण पद के ऊपर से गुजरती है वो शिरोरेखा, शिरा रेखा, शिरोरेखा। और जो खड़ी पाई यह केवल अक्षर या वर्ण में ही मिलती है। कुछ वर्ण या अक्षर ऐसे, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो सिरो खड़ी पाई से मिलकर के बनी हुई, और यह विशेषता हिंदी खड़ी बोली में अत्यधिक मिलती है। इसी कारण इस भाषा का नाम हिंदी खड़ी बोली नाम हुआ है। तो ये खड़ी पाई हुई, एक जब हम कोई शब्द या पद लिखते हैं तो उसके नीचे से खींचते हैं, उसे पाद मतलब चरण, चरण रेखा या रेखा चिन्ह भी कहते हैं, जिसे आप अपने नाम से, अपने भाव के आधार पर जिसे कहते हैं अंडरलाइन। तो अंडरलाइन ही क्या है? पाद रेखा चिन्ह। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से कहाँ होता है, आप अपने साधारण प्रयोग में कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। अपूर्ण सूचक, देखिए जो पूरा ना हुआ हो वो अपूर्ण, जिसे आपने छोड़ दिया हो बीच में, पूरा नहीं किया हो, वो अपूर्ण सूचक
इसका दूसरा नाम लोप सूचक भी होता है, आपने गायब कर दिया हो या समय के बचत के लिए छोड़ दिया और उसके बाद कुछ पदों को बाद में ग्रहण कर लिया, तो वो अपूर्ण सूचक मतलब कि बताता है कि यहाँ कुछ छूटा हुआ है, सब कुछ सीरियल से नहीं लिखा गया है। हंस पद, देखिए ये जो हंस पद है, हंस अब कोई जातिवाचक संज्ञा हंस नहीं, हंस का मतलब त्रुटि से है, कोई गलती से है, आपसे कोई त्रुटि हो जाए हंस, तो वो होता है कुछ छूट जाए। देखिए त्रुटियां हंस हो तो त्रुटि पद भी इसे कहते हैं और हंस पद चिन्ह भी कहते हैं। बीच में कुछ छूट गया हो तो उसको वो त्रुटि पूर्वक उसको ऊपर काट के लिख देना हंस पद कहलाता है। और है टीका सूचक चिन्ह, ये इसका भी प्रयोग गौण रूप से होता है। ये भाषाओं में या किसी ग्रंथ में, लेख में इसका प्रयोग किया जाता है अतिरिक्त भाव जोड़ने के लिए, इस चिन्ह को लगा करके अतिरिक्त व्याख्या करने के लिए हंसी के नीचे उस चिन्ह को प्रयोग करके उसकी व्याख्या की जाती है। संकेत सूचक, देखिए एक चिन्ह आपको मिलता है साधारण रूप से जिसे आप लाघव चिन्ह कहते हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने इस चिन्ह को संकेत सूचक कहा है कि जिसे संक्षेप में करके कोई एक नाम संकेत दे दिया तो एक बिंदु भी और एक मध्यम आकृति का गोला किसी वर्ण के सामने लगा देना भी क्या है, संकेत सूचक है। ठीक, और आगे देखिए पुनरुक्ति सूचक, एक ही पद शब्द इत्यादि को बार बार उक्ति करने के लिए, समय की बचत के लिए, और इस चिन्ह को लगा देने से आपको उसका भावबोध अवश्य हो जाएगा कि यह वही पद है, वही शब्द पुनः लिखे गए हैं। तुल्यता सूचक, जिन दो पदों का या किसी का समान अर्थ बताना हो तो बराबर करके शब्दार्थ इत्यादि में लिखे जाते हैं। स्थान पूरक, देखिए स्थान पूर्वक साधारण रूप से सामान्य रूप से समझें तो स्थान पूरक वे चिन्ह होते हैं जिसका आप आम रूप से प्रयोग करते हैं स्थान पूर्ति में, जिसे जैसे आप कहते हैं ना रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो स्थान पूरक ही होता है। उसके अतिरिक्त और स्थानों पर भी इसका प्रयोग होता है, हम इसके अंतर्गत देखेंगे। समाप्ति सूचक, एक होता है लेख या पुस्तक के अंत में जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ कहने को बचा नहीं रहता है, तब समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और देखिए ये जो प्रकार बताए गए, इसे जब हम गणना करेंगे, गिनेंगे तो इनकी संख्या 20 आएगी। देखिए ये 20 तो प्रमुख नियम है, लेकिन देखिए और भी प्रयोग में अन्य विराम चिन्ह है, इनका भी अब प्रयोग में होने लगा है। जैसे विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक के स्थान पर अब होने लगा है, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अपूर्ण विराम, देखिए ये जो अपूर्ण विराम है इसको तो सीधे बताया गया कि इसको लगाने से भ्रम की स्थिति, किसके भ्रम, विसर्ग के भ्रम का कारण हो सकता है, इसलिए इसका प्रयोग भी अब होता है। बहुत कम होते थे, लेकिन अपूर्ण विराम जिसमें वाक्यों को शीघ्र समाप्त करने की इच्छा ना हो तो वहाँ पर अपूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे कहते हैं ना कामायनी। फिर इस चिन्ह का लगाया एक पुनर्विचार, तो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए कहें तो इसमें जो विराम की अवस्था होती है वो पूर्ण विराम से भी ज़्यादा होती है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह जैसे विसर्ग संधि में रामेव इत्यादि है, या प्लुस स्वरों में ओम में है, और छंदों में दीर्घ मात्रा के सूचक में इस चिन्ह का, लेकिन इसे हम विराम चिन्ह नहीं कह सकते हैं, ये संकेत चिन्ह अवश्य हो सकते हैं। विकल्प सूचक चिन्ह, देखिए जहाँ पर या व अथवा इत्यादि समुच्चय बोधक जो विभाजक होते, विभाजक बोधक अव्यय होते हैं, उनके स्थान पर इस विकल्प सूचक चिन्ह का प्रयोग करते, जैसे कि राम या श्याम। तो राम या श्याम लिखने के लिए चाहे आप राम या श्याम लिखिए, और चाहे राम या श्याम, ठीक, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे चिन्ह
हो सकते हैं, आगे और भी हो सकते हैं प्रयोग के जैसी स्थितियां होती हैं, ठीक, ये और भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुछ आप तो फिर हमें क्या पढ़ना है, भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख चिन्ह, इन्हीं का गहराई से अध्ययन करना है और इनसे ही बनने वाले प्रश्न अधिक होते हैं। और जहाँ प्रश्नों के स्थिति आई कि यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर से देखेंगे इसके अंतर्गत प्रमुख नियमों को कि कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।